हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और प्लास्टिक्स के यूजेज और क्या-क्या इससे हमें नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग पूरी तरह जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। जितने भी हम लोग कपड़े पहनते हैं वो सारे फैब्रिक से बनते हैं और फैब्रिक्स जो है वो फाइबर्स से बनते हैं और फाइबर्स को हम लोग या तो नेचर से प्राप्त करते हैं या आर्टिफिशियली हम लोग उन्हें तैयार कर सकते हैं। फाइबर्स का जो यूज होता है बहुत सारा हमारे घरों में सामान जो आता है उसके लिए भी उसे प्रयोग किया जाता है। आपने पहले पढ़ा होगा नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन, वूल और सिल्क, ये प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनते हैं उन्हें हम लोग सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं आप लोग याद करो, अगर आपने कभी नेकलेस देखा हो तो उसमें एक ही प्रकार के मोती जो होते हैं वो एक माला में पिरोए हुए होते हैं। या फिर अगर हम बात करें पेपर क्लिप्स की एक श्रृंखला जिसमें बहुत सारे पेपर क्लिप्स जो हैं वो एक साथ में जुड़े हुए होते हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई समानता है? चलिए देखते हैं। हाँ जी, इनमें बहुत बड़ी समानता है। समानता इनमें क्या है कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो भी एक माला की तरह, एक चेन की तरह होता है और इसकी चेन में क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है और हर एक जो स्मॉल यूनिट होती है उसमें एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस होता है। इस तरह की बहुत सारी यूनिट्स मिलती है और मिलने के बाद में वो एक पॉलीमर का निर्माण करती है। पॉलीमर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जहां पोली का मतलब है बहुत सारे और मर का मतलब है कोई पार्ट या यूनिट, इसलिए पॉलीमर जो है बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से बनता है। अब सिंथेटिक फाइबर्स किस किस प्रकार के होते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला है रेयोन। 19th सेंचुरी के एंड की अगर बात करें तो साइंटिस्ट जो लोग हैं वो सफल हो पाए एक प्रकार के फाइबर को तैयार करने में जो सिल्क से काफी मिलता जुलता था, उसके गुण सिल्क से मिलते जुलते थे। इस प्रकार का जो फाइबर है उसे केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा प्राप्त किया गया। इस प्रकार के फाइबर को लकड़ी का जो पल्प होता है, जो लिक्विड जैसा पार्ट गुद्दा जो होता है, उससे केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा तैयार किया गया और इस फाइबर को रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया। हालांकि रेयन जो है वो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है जैसा कि वुड पल्प, फिर भी एक मैन मेड फाइबर है। ये वास्तव में सिल्क से बहुत ही सस्ता है और इसे सिल्क फाइबर की तरह हम बुन सकते हैं। इसे अलग अलग कलर भी डाई के द्वारा दिए जा सकते हैं। रेयन जो है वो कॉटन के साथ मिक्स किया जा सकता है जिससे बहुत ही कलरफुल और सुंदर बेडशीट बनाई जा सकती है और इसे वुल के साथ में मिक्स करके बहुत शानदार कारपेट्स भी बनाए जा सकते हैं। नायलॉन जो है वो दूसरा एक मनुष्य के द्वारा निर्मित फाइबर है। 1931 में इसे बनाया गया बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के द्वारा। इसे कोल, वाटर और एयर के द्वारा बनाया गया। इससे कहा गया कि ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन का फाइबर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी इलास्टिक, उसमें खिंचाव हो सकता है और वो लाइट काफी हल्का होता है। इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ही लस्ट्रियस, लस्ट्रियस का मतलब बहुत ही चमकदार और आकर्षक होता है और इजी टू वॉश, धोने में बहुत ही आसानदायक होता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया। हम बहुत सारे आर्टिकल्स नायलॉन से बनाते हैं जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ये सारी चीजें नायलॉन से बनती है। नायलॉन के द्वारा पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स आती हैं वो भी बनाई जाती है। नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो वास्तव में क्या होता है, स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब जानेंगे पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में। पॉलिस्टर भी एक दूसरे प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। ये जो फैब्रिक है जिस फाइबर से बनता है उसकी खास बात ये है कि इसमें आसानी से रिंकल्स नहीं आती है। ये बहुत ही कड़क रहता है और ये धोने में बहुत ही आरामदायक रहता है, इसलिए ये ड्रेस मटेरियल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है।
आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पॉलिस्टर के शर्ट्स और बाकी ड्रेसेस पहने हुए। टेरेलिन जो है वो भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इसको दूसरे प्रकार के जो फाइन फाइबर्स होते हैं उसकी तरह से बुना जा सकता है। पीईटी, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, ये भी एक बहुत ही फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इसको बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और भी बहुत उपयोगी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। हम स्वेटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स जो बनाते हैं वो भी इसी से तैयार होते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो नेचुरल वूल से ही बने हों। वास्तव में ये सारे क्या होते हैं, किसी दूसरे प्रकार के सिंथेटिक फाइबर जिसे एक्रिलिक कहा जाता है उससे तैयार किए जाते हैं। वूल जो कि नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त की जाती है वो थोड़ी महंगी होती है, जबकि ये जो कपड़े एक्रिलिक से जो प्राप्त किए जाते हैं वो तुलनात्मक रूप से सस्ते होते हैं और वो बहुत ही अलग अलग कलर्स में उपलब्ध होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत अधिक ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होते हैं, इसी के कारण से वो इतने ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सिंथेटिक फाइबर में बहुत ही विशिष्ट गुण होते हैं जो उन्हें विशेष प्रकार का ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये बहुत जल्दी सूखते हैं, ये बहुत ही टिकाऊ या चलाऊ होते हैं, इनकी कीमत बहुत कम होती है, तुरंत हम इन्हें यूज कर सकते हैं और इनकी मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। इसी कारण से सिंथेटिक फाइबर्स की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। सारे जो प्लास्टिक होते हैं उनमें एक ही प्रकार का यूनिट्स का अरेंजमेंट नहीं होता है। कई प्लास्टिक्स में लीनियर अरेंजमेंट होता है, जबकि दूसरे प्लास्टिक्स में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है वो कई प्रकार के शेप्स और साइज में अवेलेबल होते हैं। आप लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा कैसे होता है। वास्तव में इसके पीछे ये तथ्य छिपा हुआ है कि इसे आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। इसका मतलब इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, कोई भी कलर इसे दिया जा सकता है, इसे मेल्ट भी किया जा सकता है, इसको एक शीट के रूप में रोल भी किया जा सकता है और इसके वायर भी बन सकते हैं। इसी कारण से प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस होते हैं। कई प्रकार के प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पे आसानी से अलग प्रकार की आकृति दी जा सकती है। इन्हें थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी इसी प्रकार के प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। इन्हें टॉयज, कॉम्स और अलग अलग प्रकार के कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम में लिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार के प्लास्टिक होते हैं कि अगर उन्हें एक बार मोल्ड कर दिया तो उन्हें चाहे गर्म कर ले लेकिन दोबारा हम कोई दूसरी आकृति नहीं दे सकते हैं। इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल है, बेकेलाइट और मेलेमाइट। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस और कई प्रकार के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेलेमाइन जो है वो एक वर्सेटाइल मटेरियल है, इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। इसमें फायर रेजिस्टेंस है और ये बहुत अधिक हीट को बर्दाश्त कर सकता है अगर दूसरे प्लास्टिक से इसकी तुलना करें तो। इसीलिए इससे फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर और फैब्रिक्स जो फायर को रेजिस्ट करते हैं वो बनाए जाते हैं। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अगर हम आज बात करें किसी भी चीज को स्टोर करने की, चाहे वो खाने का आर्टिकल हो, पानी हो, मिल्क हो, पिकल हो, ड्राई फूड हो, तो प्लास्टिक कंटेनर्स जो है वो हमें बहुत ही सही इसके लिए लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं, इनकी कीमत कम होती है, अच्छी इनमें ताकत होती है, आसानी से इनको हैंडल किया जा सकता है। हल्के वजन के कारण मेटल्स के बजाय इनको प्राथमिकता दी जाती है। इसी कारण से कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट में भी इनका प्रयोग होता है।
और इनके यूज की अगर बात करें तो इनके यूज तो अनलिमिटेड है, जैसे स्लीपर्स में, फर्नीचर में, डेकोरेशन पीसेस में, और भी बहुत सारे इनके प्रयोग होते हैं। आपको ये तो पता ही है, आयरन और उसके जैसे कई मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, उन्हें जंग लग जाता है या वो रिएक्टिव होते हैं जब उन्हें मॉइस्चर और एयर के संपर्क में लाया जाता है। लेकिन प्लास्टिक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये नॉन रिएक्टिव है, पानी और एयर के साथ में किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है, इनमें कोई प्रकार की जंग नहीं आती है। इसीलिए इसमें कई प्रकार का जो मटेरियल है, चाहे वो केमिकली क्यों ना हो, उसको स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, ये बहुत मजबूत होता है और बहुत ही टिकाऊ या चलाऊ होता है। इसे बहुत सारी शेप्स और साइज में हम लोग ढाल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं और कई प्रकार के कामों में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और प्लास्टिक की अगर मेटल से तुलना करें तो ये काफी सस्ता होता है, इसीलिए बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो होते हैं इनकी इंडस्ट्री में इसका बहुत अधिक यूज होता है। प्लास्टिक्स जो है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि प्लास्टिक्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रिकल वायर्स में और प्लास्टिक कवरिंग में, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स में प्लास्टिक कवरिंग होती है। हमारे स्क्रू ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। और फ्राइंग पैन जो होता है उसका जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है। क्या आप जानते थे प्लास्टिक जो है उसका हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत अधिक यूज होता है, जैसे टैबलेट्स को पैकेजिंग, वाउंड जिनसे हम लोग स्टिचिंग करते हैं उसके थ्रेड में इसका यूज होता है, सिरिंज में और डॉक्टर्स के ग्लोव्स में, और भी कई प्रकार के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज होता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर हैं, उनका प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव ओवंस में, जिसमें खाना बनाया जाता है। माइक्रोवेव ओवंस में क्या होता है, हीट जो होती है वो खाने को तो तैयार कर देती है, लेकिन इसके जो प्लास्टिक का जो बर्तन है उसे किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर ऑयल और वाटर नहीं चिपकते, इसीलिए जितने भी कुकवेयर्स होते हैं उनमें टेफ्लॉन की नॉन स्टिक कोटिंग परत दी जाती है। प्लास्टिक्स का हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें प्लास्टिक की पॉली बैग में कोई भी सामान पैक करके दिया जाता है। इसी कारण से प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हमारे घर में दिन ब दिन इकट्ठा होता जाता है और फाइनली हमें प्लास्टिक को कचरे में डालना पड़ता है। लेकिन इस प्लास्टिक को ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ऐसा मटेरियल जिसे आसानी से हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं, डिकम्पोज का मतलब नष्ट कर सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जिसमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लेकिन एक ऐसा मटेरियल जिसे हम आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और प्लास्टिक जो है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपके सामने एक टेबल दी गई है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको कितना टाइम लगता है डिजेनरेट होने में और वो किस प्रकार के मटेरियल है। वेजिटेबल्स और फ्रूट या जितने भी हमारे खाने का पदार्थ होते हैं उनके जो छिलके होते हैं वो लगभग 1 से 2 वीक में डिकम्पोज हो जाते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में आते हैं। पेपर जो है वो 10 to 30 डेज में डिकम्पोज हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ 2 to 5 मंथ्स में डिकम्पोज हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में आता है। वुड जो है 10 to 15 ईयर्स में डिकम्पोज होती है और वो भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ्स लगभग 1 साल में डिकम्पोज होते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। टिन, एल्यूमिनियम और बाकी सारे मेटल कैंस वो 100 to 500 ईयर्स में डिकम्पोज होते हैं, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। प्लास्टिक बैग्स होते हैं उन्हें बहुत सारे साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, इसलिए वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये एनवायरमेंट में पोल्यूशन को बढ़ाता है। और इसी के साथ में सिंथेटिक मटेरियल में जो बर्निंग प्रोसेस है
वो भी काफी स्लो होता है और ये पूरी तरह जलता भी नहीं है। इस प्रोसेस में एक काम और होता है, बहुत ही जहरीली गैसेज जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है और वो भी पोल्यूशन को बढ़ाती है। अब इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे छुटकारा पाएं? हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना होगा। हमें इस प्रकार के बैग्स काम में लेने होंगे जो कॉटन या जूट से बने हुए हो जब आप बाजार जाते हो। हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो अलग अलग इकट्ठे करने होंगे और उनको अलग अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ करना होगा। ये हमें हमारे घर में शुरू करना चाहिए। इस तरह से हम इससे थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं और हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में थोड़ा सहयोग अवश्य ही करना चाहिए। हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। अधिकतम जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। आप अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे आइटम देख सकते हैं जिन्हें हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल करने के लिए बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स हैं, उन्हें जोड़ा जाता है। इस कारण से रिसाइकल प्रोडक्ट्स को हम फूड स्टोरेज के लिए काम में नहीं ले सकते हैं। हमें एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के अनुसार 5R का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है रेड्यूस, दूसरा है रीयूज, तीसरा है रिसाइकल, चौथा है रिकवर और पांचवा और अंतिम है रिफ्यूज। हमें आदत डालनी चाहिए ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट का सहयोग कर सकें। अब हम जानें कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स हैं वो नेचुरल फाइबर्स की तरह होते हैं। उन्हें बहुत बड़ी यूनिट्स के द्वारा बनाया जाता है जिन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है। पॉलीमर्स जो है बहुत छोटी छोटी यूनिट से भी बनते हैं। नेचुरल फाइबर्स को हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स है उन्हें पेट्रोकेमिकल्स की केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेचुरल फाइबर्स की तरह इन फाइबर्स से भी फैब्रिक्स बन सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड आर्टिकल्स, रोप्स, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर्स और बहुत सारे स्पेशलाइज्ड यूजेस भी हैं, जैसे एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट और हेल्थ केयर। सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करते वक्त किस प्रकार का केमिकल काम में लिया गया है उसके अनुसार इसे क्लासिफाई किया जाता है रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक में। अलग अलग प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं अपनी स्ट्रेंथ के मामले में, वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी के मामले में, बर्निंग के मामले में, अपनी कॉस्ट के मामले में और अपनी ड्यूरेबिलिटी का मतलब उनकी लाइफ कितने समय की है उसके मामले में। आज हम लोग प्लास्टिक के बिना अपने जीवन का अनुमान भी नहीं लगा सकते। चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, प्लास्टिक हमें हर जगह दिखाई देता है। प्लास्टिक जो वेस्ट क्रिएट करता है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। प्लास्टिक को जलाने पे जहरीली गैसेज निकलती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करती है और इन्हें डंप करने में, जमीन में दबाने में बहुत सारे साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। इसी कारण से इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। हमें सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स को इस प्रकार से यूज करना होगा कि हम उनके अच्छी क्वालिटी का प्रयोग कर सकें, लेकिन साथ ही साथ उनका कम प्रयोग करते हुए हमारे एनवायरनमेंट को जो इसके बुरे परिणाम हैं उससे भी बचा सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।